नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम आप सबके बीच एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। मैथ की एक और दुनिया, गणित की एक और अध्याय की शुरुआत यहाँ हम आज करेंगे। उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उनसे विभिन्न चीजों के बारे में जो है अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित बातों को जानेंगे। और आज की क्लास जो है, आज की जो अध्याय है, आज की जो चैप्टर है, वह चैप्टर है हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। और हम लोग जहां तक बात करें तो बिहार डीएलएड एंट्रांस एग्जाम 2026 को मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, तंदुरुस्त कर रहे हैं। और आपके मन में यह सवाल आता होगा, क्या यह चैप्टर जरूरी है हमारे लिए? तो बिल्कुल यह चैप्टर आपके लिए जरूरी है। अगर आप विगत वर्षों, कई वर्षों जो एग्जाम ली गई है, अगर उसमें देखेंगे तो मिनिमम कम से कम एक क्वेश्चन और ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन, ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा जिसमें इस चैप्टर से एक भी सवाल ना हो। इस चैप्टर से एक भी सवाल ना हो, ऐसा कोई भी सेट नहीं होगा, ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरा होगा एग्जामिनेशन हॉल में कि इससे सवाल ना हो। कम से कम एक तो फिक्स है और ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर जो है। और आपको यह पता होगा कि गणित में टोटल मार्क्स जो पूछा जाता है वो कितना है? 25। और इस 25 नंबर में अगर आप भी 2 नंबर लाना चाहते हैं, आप भी अपना 1 नंबर कंफर्म करना चाहते हैं, कंप्यूटर तौर परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप इस क्लास के अंत तक बने रहिए। और जब आप इस क्लास का अंत करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी 1 नंबर या 2 नंबर, कम से कम एक तो फिक्स है और ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर भी आप अपने मार्क्स में बढ़ा सकते हैं। और आपकी जो इच्छा है, आपकी जो अभिलाषा है, जो सरकारी कॉलेज हमें मिले, वह आप प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग बिना बात किए, ज्यादा समय बर्बाद किए हुए आगे हम बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा हम इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं, आखिर ये टॉपिक है क्या, ऐसे इससे जो है क्या योगदान है हमारे डेली लाइफ में, हमारी दिनचर्या में क्या योगदान है। तो सबसे पहले हम उसको जोड़ते हुए शुरुआत करेंगे और टॉपिक के साथ साथ एग्जाम में आने वाले सवाल या उन टॉपिक से बनने वाले प्रत्येक सवाल को हम लोग ध्यान में रखते हुए, पढ़ते हुए, बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। जहां तक आप जानते हैं, आज तक जो भी मैंने क्लास किया वो, चाहे अभी तो हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे जो है हमसे ऑफलाइन के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, और जिसमें बहुत सारे गणित के जो चैप्टर है मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से भी पढ़ाया है। गणित हो, हिंदी हो, फिर या इंग्लिश की जो सब्जेक्ट है, जितनी भी है, सबको मैंने क्रमबद्ध जो है अध्ययन किया है। और प्रत्येक चैप्टर या चाहे कोई भी विषय हो, उसका मेरा एक ही मकसद रहता है कि उसे फर्श से लेकर के अर्श तक ले जाए। तो आज हम फिर से इस अध्याय को भी फर्श से अर्श तक लेकर के इस प्रकार पढ़ेंगे कि एग्जाम हॉल में हमें ऐसा न लगे कि इस चैप्टर मैंने पढ़ा और इससे सवाल न बना। ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर इस चैप्टर से 1 सवाल पूछेगा तो आप 1 बना सकते हैं, अगर 2 पूछेगा तो 2 बना सकते हैं, जितना पूछेगा उतना बना सकते हैं। आप चैप्टर को ऐसे ही पढ़ा कीजिए कि अगर आपसे अगर एग्जामिनेशन हॉल में, कंप्यूटर बोर्ड में, अगर उसमें से 1 क्वेश्चन है या 2 को, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो बन जाए। अगर आपसे बन रहा है तो जरूर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुआ है। तो चैप्टर को ध्यान में रखिए, चैप्टर को समझिए, सवाल तो यूं ही बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में समझते हैं। मान लीजिए
कि अगर यदि आपको कहा जाए कि ऐसा दो संख्या सोचिए, आखिर वो क्या होगा जिस दोनों को हम जोड़ दे तो 10 हो जाए और दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाए, 2 हो जाए। ऐसा दो संख्या सोच के देखिए कि दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा और दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 10 आएगा और दोनों को घटा देंगे तो अंतर कितना आना चाहिए, 2। अब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसी कौन संख्या है। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसी कौन संख्या? हम गणित इन्हीं उलझी बातों को सुलझाने के लिए जो है गणित जो चैप्टर, गणित जो विषय है वो बना हुआ है। यहाँ उनका भी इलाज है जिसका पता नहीं है, लापता लोगों का भी इलाज होता है, यहाँ उसको भी ढूंढ करके निकाल लिया जाता है। उसी कंडीशन के अनुसार जो कंडीशन हमें कहेगा उसको लगा करके हम जो है उसे बना लेंगे। तो ऐसे ही कुछ दो अनजान लोगों के बारे में, दो अनजान संबंधों के बारे में हमें बताया जाएगा, उसके बारे में कुछ कंडीशन दिया जाएगा, कुछ कारण दिया जाएगा, उसका कुछ संबंध बताया जाएगा और हमसे पूछ सकता है कि आखिर वो कौन सी संख्या है, या कोई भी होगा, कोई भी संबंध हमसे पूछ सकता है। तो जैसे यहाँ पर हमने कहा कि दो संख्या सोचिए जरा, जिसको जोड़ दे तो 10 भी आ जाए और जोड़ घटा दोगे तो 2 भी आ जाएगा। ऐसा कौन कौन संख्या है? तो मन में ख्याल आएगा 5 को जोड़ देंगे तो 10 होगा, लेकिन 5 को घटाने से 2 नहीं ना आएगा। 7 और 3 को जोड़ देंगे तो 10 आएगा, लेकिन 7 3 को घटा देंगे तो 2 नहीं आएगा। 7 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 ना। तो ये सही है ना, ये दो संख्या मैंने सोचा ये भी नहीं सही है। अगर हम 6 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10, और 6 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा, 2। अगर 6 4 को जोड़ दिया जाए तो 10 होगा, 6 में से 4 घट गया तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो हमसे यही पूछ रहा था कि आखिर वो कौन दो संख्या है। तो हम कह सकते हैं वो दो संख्या 6 है और 4 है, जिसको जोड़ने से 10 भी आ गया और जिसको घटाने से कितना भी आ गया, 2 भी आ गया। तो ये अनजान बात थी जो उलझी हुई थी और हम उलझन को सुलझाए हैं, और जो उलझन था उसको सुलझाए हमें दो संख्या प्राप्त हुआ, 6 और 4। तो ऐसे ही उलझी हुई दो बातों को सलटाने के लिए आपके बीच जो गणित में काम करता है उस अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, आखिर हमें इस अध्याय से क्या क्या सीखनी चाहिए, जो हमें जो है एग्जाम हॉल में काम आएगा, चाहे कोई भी परीक्षा हो। फिलहाल अभी हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रांस के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। टॉपिक हमें समझना चाहिए, चाहे वो एग्जाम जो है बिहार डीएलएड का हो, या फिर बिहार बोर्ड का हो, या फिर इंटर मैट्रिक का हो, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम का हो, या चाहे जो भी जिसमें भी अगर ये टॉपिक आता है उसमें अगर सवाल आएगा तो आपसे जरूर बनेगा। हमें टॉपिक समझना होता है, सवाल को आगे हम लोग देखते हैं। तो अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, हम लोग जब द्विघात समीकरण पढ़े थे वहां पर समीकरण का अर्थ जाने थे, क्या होता है रैखिक का अर्थ क्या होता है, चर क्या होता है, ये सब जान चुके हैं। तो चर वह होता है जो बदलने वाला होता है, वेरिएबल होता है, और गणित में जो हम XY ABCD का जो अक्षर होता है उसे सामान्यतः हम इसके अंतर्गत रख लेते हैं। तो यहाँ पे चर कितना होगा, 2। ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें चर कितनी होनी चाहिए, 2। चर कितना हो, 2 चर हो, चर 2 होना चाहिए। लेकिन उस चर उसमें भी साथ में साथ क्या होगा, रैखिक होगा, लिनियर। और रैखिक किसको कहते हैं, जब चर का मैक्सिमम घात अधिकतम घात अगर 1 होता है, अगर चर का अधिकतम घात 1 होता है तो उसको क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। तो चर 2 हो और घात 1 हो, घात कितना होना चाहिए, 1। वैसा इक्वेशन, वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 हो, ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर हो और उस चर का घात कितना हो, 1 हो। उस चर का अधिकतम घात अगर 1 होगा तो वैसे ही समीकरण को क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। तो चर कितना हो, 2, और घात कितना हो, 1, और यह किसी भी गणितीय संक्रियाएं जो घटा के साथ हो तो हम कह सकते हैं यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका अगर आप व्यापक रूप देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा,
व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म SF। अगर आप जाने तो इसमें दो चर हुआ, मान लिए एक चर x है और एक चर क्या है y, और इसका घात कितना होना चाहिए अधिकतम 1, इस पे भी घात 1 है और इस पे भी घात क्या है 1, इसका कुछ ना कुछ गुणांक होगा मान लिए 1, और इसका भी कुछ ना कुछ गुणांक होगा, इसके गुणांक को मान लिए b, इसके अलावा और भी कुछ अचर पद होंगे c। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है तो आप बता सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, यह एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो सकता है। अब जहां आप कह सकते हैं a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, b नॉट इक्वल्स टू 0, a और b कोई भी पूर्णांक होगा लेकिन कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि यह 0 हुआ तो ये तो x से खत्म होगा, तब तक एक ही चर बच जाएगा। तो ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, व्यापक रूप हो सकता है, अगर यहाँ इसका x का गुणांक जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए और y का गुणांक जो b है वो भी 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी पूर्णांक जो है वो हो सकता है। डायरेक्ट आपको ऐसी बातें सवाल में भी दे सकता है, लिख देगा कि ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है, ऑप्शन में होगा a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, ऑप्शन सी में होगा a नॉट इक्वल्स टू 0 और b नॉट इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार से d में नॉन ऑफ दिस हो सकता है, तो आप कहेंगे कि a नॉट इक्वल्स टू 0 और b नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। यह एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या हुआ व्यापक रूप हुआ। जैसे आप देख सकते हैं x माइनस वाई और बराबर का कितना लिख दिया 7, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है या नहीं तो हम कह सकते हैं है, चूंकि यहाँ पे एक चर x है और एक चर क्या है y, इसका अधिकतम घात 1 है और इसका भी अधिकतम घात 1 है, तो यह दो चर वाले, यहाँ दो चर भी है और प्रत्येक चर का अधिकतम घात 1 भी है, तो कह सकते हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। लेकिन यहीं पर x के पावर 3 और z और बराबर में या माइनस में 6 इक्वल्स टू 0 लिख दिया है, तो हम बहुत ही जोश और जुनून पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं यह दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ तो दो चर है, एक x है और एक z है, लेकिन इस चर का घात 1 है और इस चर का घात कितना है 3 है। यहाँ जो चर है उसका घात 3 है और यहाँ चर जो है उसका घात 1 है, तो क्या यह रैखिक होगा? नहीं। यहाँ चर का अधिकतम घात जो हो गया वो क्या हो गया 3। इस चर का घात तो ठीक है 1 है, लेकिन यहाँ जो एक और चर है उसका घात क्या है 3, जो कि यह घात 1 नहीं है। इसका मतलब यह दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। तो हम पहचान सकते हैं कि रैखिक समीकरण है या नहीं, दो चर में रैखिक समीकरण है या नहीं। दो चर में रैखिक समीकरण उसे ही कहा जाएगा जिसमें दो चर भी हो और उस चर का अधिकतम घात 1 भी हो। ठीक, तो आइए इसी कड़ी में हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को देखते हैं, आखिर इसमें क्या क्या पूछ सकता है, पूछा जा सकता है, हमें क्या सीखना चाहिए। तो हमें जो है सीखना चाहिए, समझना चाहिए, वो है समीकरण का हल। आखिर किसी भी समीकरण का किसी भी जो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का हल क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आखिर हम इक्वेशन का सॉल्यूशन किसे कहते हैं? तो मान के चलिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है x प्लस 4 इजकल टू लिख दिया आपको 7, तो बात एक और यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है x प्लस वाई इजकल टू 5 इक्वल्स टू 5। जहां तक यहाँ जो चिन्ह लगा हुआ है बराबर, इसके बारे में आप जानते होइएगा, इसका मतलब होता है जितना इधर है उतना ही क्या होना चाहिए उधर। बराबर कब लगता है? जब दोनों बगल सेम सेम है, 5 5 है तभी तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं। अगर 5 और 6 है तो इधर खुलेगा, ग्रेटर देन 6।
तो ये जो इक्वल की साइन आता है वो इक्वल का साइन कब आता है? जब दोनों तरफ बराबर हो, दोनों तरफ अंक बराबर होता है तभी तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं, तभी तो हम बराबर का साइन लगाते हैं। तो यहां बराबर का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब आप कह सकते हैं अगर इधर भी 5 है तो इधर भी कितना होना चाहिए? 5। अगर इधर भी 7 है तो इधर भी कितना होना चाहिए? 7। बात समझे? अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आप कह सकते हैं यहां जो एक अनजान व्यक्ति है, चर, जो यहां पे कुछ भी हो सकता है, x, इस x पर आप कुछ ऐसा रखिए कि इधर 7 हो जाए। अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो 4 और 1 कितना होगा? 5, बराबर नहीं हुआ। अगर हम 2 रखेंगे तो 4 2 कितना होगा? 6, बराबर नहीं हुआ। अगर हम यहाँ 3 रखें तो 4 3 कितना हो गया? 7। मतलब यहाँ पर x का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, सही वैल्यू होगा, वो कितना होगा? 3 होगा। क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब दोनों तरफ सेम सेम आना चाहिए। तो सेम लाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा? तो यहाँ पे हमें डालना होगा 3। एक बात और समझिए, यहां से ये हमारा इक्वल्स है, तो आप अगर यहाँ बीच में खड़ी हो जाए, इक्वल्स की जगह आप खड़े हैं, तो आप कह सकते हैं ये बराबर की इस तरफ की साइड हमारा राइट हैंड है, इसको आप RHS कह सकते हैं, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष, और इधर को हम लेफ्ट हैंड साइड कह सकते हैं, LHS। इसको RHS कह सकते हैं, इसको LHS कह सकते हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड की तरफ का है, इक्वल्स के इस तरफ, और ये हमारा क्या है? LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन वह होता है, वो जो चर है, चर का वह मान, चर का वह मान जिसे आप इस इक्वेशन में डालिए और दोनों तरफ बराबर हो जाए, LHS RHS के बराबर हो जाए। चर का वह मान जिससे क्या हो जाए? तो LHS बराबर क्या हो जाए? RHS। चर का वह मान जिसे आप इक्वेशन में रखिए और रखने पर LHS RHS के बराबर हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि वह जो है उस समीकरण का क्या है? हल है। समीकरण का हल क्या होता है? तो चर का वह मान, वेरिएबल का वह वैल्यू जिसे आप इक्वेशन में डालते हैं और डालने पर LHS बराबर RHS हो जाता है। जितना RHS में वैल्यू है उतना ही LHS में हो जाए, तब हम कह सकते हैं वही वैल्यू चर का, वही वेरिएबल का वैल्यू उस इक्वेशन के लिए उसका सॉल्यूशन होगा, उसका हल होगा। तो इन शब्दों को परखे, इस शब्दों को जाने। उम्मीद करते हैं जान गए होंगे कि आपसे पूछा जाए समीकरण का हल क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि चर का वह मान जो उसमें डालेंगे और LHS को RHS के बराबर कर दे, तो वही चर मान उसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा, उस समीकरण के लिए हल होगा। तो आप नोट भी बना सकते हैं, साथ ही अच्छा रहेगा अगर लिखते चलेंगे, नोट करते चलिएगा, तो आप समीकरण के हल के जगह पे आप लिख सकते हैं क्या होगा? तो चर का वह मान जिसे रखने पर LHS RHS के बराबर हो जाता है, वह इस समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। आइए इस दो समीकरण को थोड़ा देखते हैं। अब इसी समीकरण में आप कहिए कि इस यहां पे कुछ वैल्यू दे दिया है x का, 1 2 3 4, या ऑप्शन बना लीजिए। ऑप्शन ए में दिया है, इसका क्या हल होगा? या आप इसका हल निकाल के देखिए, डाल के चेक करिए बिराबारी। x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 1 + 4, ये LHS का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो कितना आ गया? 5। अगर हम x = 2 रखेंगे तो 2 + 4 = कितना हो गया? 6। x बराबर 3 रखेंगे तो 3 + 4 मिलके कितना हो गया? 7।
तो ये वाला यहां जो हम जब x का मान 3 रखे हैं, जब x का मान कितना रखा गया है 3, तब जाकर के LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। तो हम कह सकते हैं x बराबर 3 जो है इस इक्वेशन के लिए, इस समीकरण के लिए इसका क्या होगा, हल होगा। इस समीकरण के लिए यह इसका क्या होगा, हल होगा। क्या इसके अलावा भी और कोई संख्या है, क्या इसके अलावा भी कोई संख्या है जिसको डाल के LHS और RHS बराबर हो जाएगा? कहिएगा बिल्कुल नहीं। ऐसा इसके अलावा कोई संख्या आप डाल के चेक कर सकते हैं जिसको LHS को RHS के बराबर नहीं कर सकता। यही बात यहां देखिए, अगर आप यहां x का वैल्यू 2 लीजिए और x का वैल्यू, y का वैल्यू 3 ले लीजिए, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो ये LHS किसके बराबर हो गया, RHS का। इसका मतलब यह इस इक्वेशन का क्या होगा, हल होगा। हो सकता है आप y की जगह x को ही 3 मान लिए या x को 1 मान लिए हैं और y को कितना मान लीजिए, 4। तो 1 और 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब x बराबर 1 और y बराबर 4 भी इस समीकरण का हल होगा। x बराबर 4 भी इस समीकरण का हल होगा। क्यों नहीं हो सकता है? समीकरण का हल का तो यही ना कंडीशन है जी, कि अगर इक्वेशन वेरिएबल का मान, चर का मान इक्वेशन में डाला जाए और LHS RHS के बराबर हो जाए तो वह सोल्यूशन होगा। तो मैंने यहां चर का मान डाला तो बराबर हो गया इक्वल, इसका मतलब यह सॉल्यूशन है। क्या यही है? नहीं, आपकी मन में भी और कुछ संख्या आ रहा होगा, कुछ संख्या ख्याल आ रहा होगा जिससे आप 5 उड़ा सकते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं 5x को अगर हम 5 ले लें और y को 2 ले लेंगे तब पर, सॉरी, x को अगर 5 ले लेंगे और y को अगर 0 ले लेंगे तब पर भी हम उड़ा देंगे। 5 + 0 कितना आएगा, 5। तो इसमें भी LHS RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब यह भी जो है इस समीकरण का क्या है, हल है, हल होगा। क्या इतना ही तक सीमित है? जी नहीं, और भी आप निकाल सकते हैं, जिंदगी भर निकाल सकते हैं और निकलते रहेगा, कभी भी अंत नहीं होगा। ऐसा अनंत संख्या ऐसा 2 अनंत संख्या बता सकते हैं आप जिसको जोड़ करके आप कितना ला सकते हैं, 5। ये अनंत संख्या हो सकता है। तो यहां से आप एक बात जो रामबाण याद कर सकते हैं, एक चीज तो आप जान गए कि सॉल्यूशन क्या होता है। आप भी सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, सवाल में दे देगा 2 इक्वेशन, कहेगा कि यह इसका हल है कि नहीं, वहां चर की मान दे दिया जाएगा तो आप डाल के देख सकते हैं। LHS RHS के बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं कि यह इसका सॉल्यूशन है, जैसे अभी हमने डाल के चेक किया। तो इससे एक बात सीखने को क्या मिला, तो आप इस दोनों समीकरण को थोड़ा गौर से देखिएगा तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। यहां इस इक्वेशन में बात कीजिएगा तो एक ही चर था और घात भी कितना था, 1। घात 1 था, चर भी 1 था, तो इसमें एक ही हल आया है। लेकिन यहां चर का घात 1 है लेकिन चर 2 है, तो हल अनेक आ रहा है। तो चर 2 हो तो अनेक हल हो सकता है, लेकिन चर 1 हो तो हल भी कितना होगा, 1 ही होगा। ये रामबाण आप याद कर सकते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक, अब इसको हम फेंक देते हैं, समीकरण का केवल एक हल हो सकता है। लेकिन जब आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जाइएगा तो इसका एक नहीं अनेक हल हो सकता है, एक नहीं अनंत हल हो सकता है, अनगिनत हल हो सकता है।
तो आप यहाँ बता सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक, या इसी को आप अनंत या इसी को अनगिनत कह सकते हैं, हल हो सकता है। तो कई बार सवाल में पूछ लिया गया है, आपके एग्जाम में डीएलएड एग्जाम हो या बिहार बोर्ड की 10वीं की एग्जाम हो, कई बार ऐसे सवाल पूछा गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल से हो सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाएगा 4x + 5 के कितने हल हो सकते हैं। तो देख सकते हैं इसमें एक ही चर है, तो आप आसानी से कह सकते हैं केवल एक हल हो सकता है। लेकिन यहीं पे 3x + 2y कह दे और पूछे इसके कितने हल हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं इसमें दो चर है तो अनेक हल हो सकता है। तो आप जान गए समीकरण का हल क्या होता है, और एक चर रहेगा तो कितना हल हो सकता है और दो चर रहेगा तो कितना हल हो सकता है, यह भी जाने। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है कि रैखिक समीकरण हम जान लिए कि रैखिक समीकरण होता क्या है, तो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है यह भी जाने। लेकिन यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। मतलब दो एक साथ जब दो इक्वेशन दिया जाए, जब एक साथ दो इक्वेशन दिया जाए, मतलब युग्म का मतलब हुआ दो चर वाले दो रैखिक समीकरण। समीकरण की बात होगा यहाँ, उसके बारे में हम कुछ संबंधित समझेंगे। और ज्यादातर बातों जो होगा, ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेगा दो चर वाले दो रैखिक समीकरण से ही बनेगा आपके एग्जाम में। ज्यादातर जो प्रश्न बनता है यहीं से बनता है। तो दो चर भी होना चाहिए, रैखिक समीकरण होना चाहिए, लेकिन दो होगा। अभी देखें एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें ax था और प्लस में by था और प्लस में क्या था, c = 0। अब दो चर है तो इसमें हम एक का गुणांक a1 मान लेते हैं और एक का इसका b1 और इसका c1। अगला वाला में हम इसके गुणांक को a2 मान लेते हैं, a2x + b2y + c2 = 0। एक पहला इक्वेशन हो गया और ये हमारा क्या है, दूसरा इक्वेशन। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर दो इक्वेशन है तो इस प्रकार से आप उसका नामकरण, उसको व्यापक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। या इसका क्या है, व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। और जहां आप पहले सीख चुके हैं कि x का गुणांक और y का गुणांक कभी भी 0 नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर वही खत्म हो जाएगा तो फिर वैल्यू कितना आएगा, 0 आ जाएगा, एक ही चर बच जाएगा आपको। तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक फॉर्म होता है। अब जहां C1 और C2 पता है आपको, अचर पद होगा और ये सब क्या होगा, गुणांक। और व्यापक फॉर्म में ये भी हमेशा याद रखिएगा कि अच्छा रहेगा कभी भी चर जो है वो हर में नहीं होना चाहिए, हमेशा अंश में रखिएगा।
तो सवाल बनाने में आपको आसानी होगी। व्यापक फॉर्म में बदल करके ही सॉल्व कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब इस व्यापक फॉर्म से हमें क्या सीखना चाहिए, तो इस दोनों का अनुपात पता होना चाहिए, और ये अनुपात आपको बहुत काम देगा। यह अनुपात जो है आपको बहुत काम देगा। तो आइए हम इन सब के गुणांकों का अनुपात निकालते हैं। तो अगर आप इसका अनुपात निकालिएगा तो ये हमारा क्या होगा, a1 बट्टा a2, क्या निकलेगा, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2। यह अनुपात होगा। अगर दोनों का अनुपात निकाला जाए, भाग लगाया जाए, तो ये अनुपात बनके तैयार होगा। और ये टेबल रामबाण होगा, इसको आप याद रखिएगा। इससे कई सवाल जो है डायरेक्ट आपको सॉल्व हो जाएगा। ये c1 बट्टा c2 मैंने अनुपात निकाला, a1 बट्टा a2, 3 कंडीशन बन सकता है। आप जब अनुपात निकालने जाइएगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है, तो कंडीशन यही हो सकता है कि तीनों बराबर हो जाए। मान लीजिए इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, तीनों अनुपात क्या हो जाएगा, हो सकता है कि तीनों अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तीनों अनुपात क्या होगा, बराबर हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, हमेशा क्या तीनों बराबर होगा, अलग नहीं हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ये दोनों बराबर हो जाए, तीसरा बराबर नहीं। मान के चलिए a1 बट्टा a2 1/3 आ गया, b1 बट्टा b2 1/3 आ गया, और c1 बट्टा c2 1/7 आ गया। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है, दो ही बराबर हो। या तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि कोई बराबर ना हो, ये भी इसके बराबर नहीं। तो 3 कंडीशन बन सकता है। अगर आप इसका अनुपात निकालने जाइएगा तो आपको यह 3 कंडीशन देखने को मिल सकता है, या तो तीनों बराबर हो जाए, या 2 बराबर हो, या फिर एक भी बराबर ना हो। a1 बट्टा a2 नॉट, इसको थोड़ा लिखे, या फिर यहाँ तक भी लिखा रहता है कई जगह, a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 को नहीं भी लिखा जाता है। तीनों अगर बराबर नहीं हो सकता, 3 ही कंडीशन, या तो तीनों बराबर हो जाए, या 2 बराबर हो, या एक भी बराबर नहीं हो, ये 3 कंडीशन बन सकता है। अब ऐसी स्थिति में आपको कुछ बातें यहां पे याद करनी है, कुछ बातें समझनी होगी। सबसे पहले आपको इसमें रेखाएं के संबंध में देखना होगा। ग्राफ कह सकते हैं, ये कैसा बनेगा। तो जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। तो अगर ग्राफ की बात किया जाए कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो यह आपका 3 कंडीशन है। अब ऐसी स्थिति में जब आप x और y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, सॉल्यूशन उसका निकाल लीजिए, आगे हम लोग सीखेंगे सॉल्यूशन को निकालना, कैसे हम किसी भी समीकरण का हल निकालेंगे। समीकरण का हल क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं। तो जब आप इन परिस्थितियों में अगर ग्राफ खींचिएगा तो वह ग्राफ जो होगा दोनों रेखा का इस प्रकार होगा। और आपको याद होना चाहिए, या नहीं पता है तो आप इन रेखा को क्या कहते हैं, जब किसी रेखा पर ही रेखा जाती है तो ऐसी रेखा को क्या कहा जाता है, संपाती। रेखाएं कैसी होगी, तो संपाती होगी।
जब आप इस कंडीशन में इसका ग्राफ खींचिएगा, जब दोनों बराबर है और एक बराबर नहीं है, इस प्रकार से दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, अगर आप बनाइएगा तो इस प्रकार से आएगा। और याद हो कि इसको क्या कहा जाता है, डिफरेंस दोनों में देख रहे बराबर है, तो जब दो रेखा में बराबर का डिफरेंस रहता है हर एक बिंदु पर हर जगह, तो उस रेखाओं को क्या कहते हैं, समांतर। ये क्या होगा, समांतर होगा। उसके अलावा जब आप इस पर जाइएगा तो आपको रेखा इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, इस तरीका से ग्राफ बना होगा। इस रेखा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। तो ये तीन प्रकार की ग्राफ, जब आप इक्वेशन निकालिएगा तो उसका ग्राफ अगर बनाइएगा तो इस प्रकार से ग्राफ के दौरान आपको तीन रेखाएं प्राप्त हो सकता है। और यह उसको हल निकाल के, ग्राफ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कैसा ग्राफ होगा। आपको पता है, ये अनुपात सिर्फ हमें याद रखना है कि अगर सारी अनुपात बराबर है तो रेखा पर ही रेखा होगा, जिसको हम कहते हैं समपाती। उसके अलावा अगर दो बराबर होगा तो यह समांतर बनेगा, दोनों रेखा के बीच डिफरेंस बराबर होगा। दोनों दो इक्वेशन रहेगा, दोनों का अगर ग्राफ खींचेगा उसके हल से, तो इस प्रकार से ग्राफ आपको प्राप्त होगा। जब कोई बराबर नहीं होगा तब जब आप बनाइएगा तो ऐसी ग्राफ होगा, जिसको कहेंगे प्रतिच्छेदी। तो अब आप रेखाएं बता सकते हैं। अगर कहेगा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 आ जाए तो आप कह सकते हैं रेखाएं क्या होगा, तो रेखाएं क्या होगा, समपाती होगा। अगर a1/a2 है बराबर b1/b2 है और नॉट इक्वल्स टू है c1/c2, तो इसका मतलब रेखाएं समांतर होगा। लेकिन a1/a2 है और नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, तो रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अब और कुछ बता सकते हैं, एक आपसे पूछ सकता है, वो होता है संगत और असंगत। संगत या असंगत। आप यूं याद रखिए कि संगत का मतलब कि ग्राफ कितना बार कट किया है, ग्राफ से मिलता है कि नहीं, उसमें जो दो इक्वेशन दिया है, क्या दो इक्वेशन का ग्राफ कभी भी एक दूसरे से मिलता है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो इसका मतलब संगत है, और नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, असंगत होगा। तो ये तो हमेशा ही मिल रहा है, तो ये क्या होगा, संगत। ये कभी नहीं मिल रहा है तो ये क्या होगा, असंगत। और ये भी एक बार मिल रहा है, एक बार मिले या अनेक बार मिले, मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, संगत। तो आप ये संगत और असंगत बता सकते हैं। तो आपसे समीकरण दे दिया जाए और पूछेगा कि संगत है कि असंगत, तो उसके लिए भी आपको उसके अनुपात पता होना चाहिए। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का अनुपात पता होना चाहिए कि क्या है। अगर तीनों बराबर है तो संगत है, तीनों बराबर नहीं है तो भी संगत है, लेकिन अगर दो बराबर है और एक बराबर नहीं है तो असंगत होगा, जब पैरेलल बनेगा। उसके अलावा आपसे पूछ सकता है हलों की संख्या, उस समीकरण से और क्या सवाल बन सकता है, तो हलों की संख्या, तो वो भी निकालने की जरूरत नहीं, जब हल कहेगा तो उसको बनाना है। लेकिन अगर हमें संख्या पूछे तो इस संख्या को भी आप डायरेक्ट जवाब दे सकते हैं इस अनुपात से। और हल के बारे में, समीकरण के हल के बारे में अभी हमने समझा था कि चर का वह मान जिसे इक्वेशन में डाल दे, समीकरण में रख दे और LHS और RHS बराबर हो जाए, तो वह उस समीकरण का क्या होता है, हल होता है। ये वेरिएबल के टर्म में हुआ, संख्याओं के टर्म में हुआ, गणितीय भाषा में हुआ। अगर हम ग्राफ के माध्यम से देखें, ग्राफीय भाषा में देखें, तो कोई भी ग्राफ, किसी भी समीकरण का जो ग्राफ है, एक दूसरे को जितनी बार काटती है उतना ही हल होता है।
ग्राफ जितना बार प्रतिच्छेद करेगा, ग्राफ जितनी बार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, मिलेगा, करती है, उतनी ही हल होती है, उतनी ही हल होती है। कोई भी समीकरण का ग्राफ जितना बार एक दूसरे को काटेगा, दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों का ग्राफ खींचेगा और दो ग्राफ एक दूसरे को जितना बार काटता है उतना ही हल होता है। तो आप यहां से ही देख सकते हैं, ये दो सारे का इक्वेशन बन गया, ये तीन ही कंडीशन बन सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं रेखे पर रेखे तो हमेशा मिलले है, हमेशा तो एक दूसरे को काटता है और यहीं तक थोड़ी होगा, दोनों तरफ तीर लगल है, रेखा हमेशा बढ़ती रहता है, कभी भी इसका अंत नहीं होता है। तो ये अनंत दूरी तक जाएगा, अनंत दूरी तक तो साथे जा रहा है। तो क्या बार मिला रे? अनंत बार मिला, हमेशा मिलले है, कभी हटवे नहीं किया, सटले है दोनों। तो अनेक बार मिलन हो रहा है, तो हल भी कितना बार होगा? तो अनेक हल होगा। इसमें हल की संख्या पूछेगा तो अनेक, अनेक हल, या इसी को आप क्या कर सकते हैं, अनंत हल, या क्या कर सकते हैं, अनगिनत हल होगा, जिसको हम इनफाइनाइट से सूचित करते हैं। अगर आप देखिए तो ये दोनों एको बार नहीं मिला, मतलब कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यहाँ एक भी हल नहीं होगा। एक कितना बार मिला है? एक बार, तो इसमें केवल एक हल होगा, केवल एक हल। या कई बार इस्तेमाल किया जाता है, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब, द्वितीय मतलब होता है दूसरा, और मतलब नहीं, मतलब इसका दूसरा हल नहीं होगा, केवल एक ही हल होगा। केवल एक ही हल को आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं अद्वितीय हल होगा। और मतलब नहीं, अद्वितीय मतलब दूसरा, जिसका दूसरा हल नहीं होगा उसका एक ही हल तो होगा। तो अगर आपसे समीकरण दे दिया जाए और हलों की संख्या पूछा है तो उसका भी इलाज वही है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, उसका अनुपात हमें पता करना पड़ेगा। तो हमें हल की संख्या पूछे, संगत असंगत पूछे या रेखाएं पूछे, सबका एक ही इलाज, रामबाण इलाज है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। एक चीज और आपसे पूछ सकता है, और वह है क्या? वो है क्या? तो आश्रित अनाश्रित होता है। एक होता है आश्रित और एक क्या होता है? अनाश्रित। और अनाश्रित के बारे में पूछा जाए तो आश्रित में यह होता है कि समीकरण का जो हल होगा दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, या कह सकते हैं समीकरण का हल जो है वो बराबर होगा, वो हमारा होता है आश्रित। और जो दूसरे पर निर्भर नहीं होता है वो होता है अनाश्रित। दूसरे शब्दों में अगर इस तौर पे आप देखिए तो जिसमें रेखाएं मिल, आश्रित और अनाश्रित दोनों इक्वेशन पर, सोल्यूशन पर निर्भर करता है। तो सोल्यूशन दो ही का होगा, एक ऊपर वाला का सोल्यूशन होगा और एक नीचे वाले का सोल्यूशन होगा। इस सोल्यूशन में एक में सेम है, दूसरा में अलग अलग होगा, एक ही हल होगा, मतलब यह किसी पर निर्भर नहीं है। इसका केवल एक ही हल हो सकता है। तो जिसमें केवल एक ही हल हो या केवल एक ही रेखा पर प्रतिच्छेद करता है तब उसको कहते हैं हम लोग अनाश्रित। इसका कंडीशन कैसा होगा? तो अनाश्रित होगा। और इसमें सब बराबर है, सब एक दूसरे जैसा, एक है वही सारा होगा, अनंत होगा लेकिन एक ही के जैसा सेम होगा, तो सेम सोल्यूशन आ रहा है, तो ये होता है आश्रित। तो आपसे आश्रित अनाश्रित पूछे, हलों की संख्या पूछे, संगत असंगत पूछे, रेखा कैसी होगी, उस सब को जानने के लिए, उस सब को बताने के लिए आपको एक बात याद रखना होगा। और वो क्या हमें याद रखना है? तो a1/a2, b1/b2, c1/c2, और इसी का अनुपात हमें पता करना होगा। आप कोई एक
समझ लीजिएगा तो सारा अपने आप आ जाएगा। जैसे आप इसको संपाती रेखा ही से समझ लीजिए, अगर सारा बराबर है तो रेखा पर ही रेखा होगा, मतलब संपाती होगा। कोई दो बराबर है एक बराबर नहीं है, इसका मतलब दोनों रेखा में समान दूरी होगा, इस समांतर होगा। अब कोई बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदी होगा। अब संगत असंगत में मतलब रेखाएं एक दूसरे से मिलता है तो संगत, नहीं मिलता है तो असंगत। तो संपाती में मिलता है संगत, समांतर में नहीं मिलता है असंगत, और जो है प्रतिच्छेदी में भी मिलता है तो इसका मतलब संगत। आप हल की संख्या भी इस रेखा से ही बता सकते हैं, तो कोई एक मालूम हो जाता तो सारा कंडीशन आप बता सकते हैं। हल की संख्या, जो रेखाएं एक जितना बार एक दूसरे को कट करेगा, जितना बार एक दूसरे से मिलेगा, वही उसका उतना हल होगा। तो यहाँ हमेशा मिल रहे हैं, अनेक बार मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में अनेक हल होगा। इसमें एको बार नहीं मिल रहा है तो कोई हल नहीं होगा। इसमें एक बार मिल रहा है तो केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। जब आश्रित अनाश्रित की बात होता है तो जाकर के मिलना चाहिए, रेखाएं मिलनी चाहिए, तो वही आश्रित और अनाश्रित होता है। लेकिन अगर हमेशा मिल रहा है तो आश्रित वो दूसरे पर निर्भर है, और एक ही बार मिल रहा है तो क्या होगा, अनाश्रित होगा। तो कुछ भी पूछेगा आप बता सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का अनुपात निकालना है। तो आगे हम इसे सवाल के माध्यम से देखेंगे आखिर इससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे बनते हैं, और फिक्स है इस डाटा से ही आपको सवाल ज्यादातर देखने को मिलेगा। ये डाटा को आप अपने मुंह जवान जो है एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, जी पे होनी चाहिए, समझ लीजिए। तो आपको सिर्फ यही ये जो बोर्ड पे ये जितना बात लिखा गया उसी से ज्यादातर सवाल बनते हैं। ज्यादातर सेट में इसी टेबल से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा की दृष्टि से, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये सबसे बहुत ही बहुमूल्य बातें हैं। ठीक, आइए अब कुछ हम एग्जाम्पल के माध्यम से सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। ज्यादातर जो सवाल बनता है, जो ज्यादातर प्रश्न यहाँ से आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे समीकरण का युग्म दे दिया, दो समीकरण का जुड़ा है यहाँ दिया हुआ। अब पूछ रहा है कि ये क्या होगा, आश्रित होगा कि अनाश्रित होगा कि असंगत होगा। देख रहे हैं आश्रित अनाश्रित असंगत पूछ रहा है, सवाल के ऑप्शन में यही सब है। ये किस प्रकार का होगा, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो तो इसको बदल ले, आपको ज्यादा काम देगा। तो ये 6 को इधर बुला लीजिएगा, 2x और प्लस का 4y और माइनस का कितना होगा 6 = 0, 4x प्लस का 8y और माइनस का 12 = 0। ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये 2 है। व्यापक फॉर्म में नहीं था, हमने व्यापक फॉर्म में बदल लिया। अब जहां तक की बात हो A1/A2 की, B1/B2 की और C1/C2 का, तो आपको पता होना चाहिए जो x का गुणांक होता है वो हमारा a होता है। तो पहले वाले में जो x का गुणांक होगा उसको A1 मान लेंगे, ये हमारा कितना है 2, और दूसरे वाले में गुणांक कितना है 4, तो A2 कितना हो गया 4। y का गुणांक हमारा b होता है, तो ये B1 हो गया 4 और B2 कितना हो गया 8, और C1 जो होगा जिसमें x और y नहीं लगा होगा, कोई भी चर नहीं होगा, अर्थात वो अचर पद होगा, तो ये -6 है और -12। आप कहिए तो 1 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, माइनस से माइनस कट गया, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी क्या है 1/2। तो सारा बराबर है, तो कौन सा कंडीशन काम हुआ, ये काम होगा। और ऐसी स्थिति में आश्रित होगा कि अनाश्रित, तो हमने बताया है कि आश्रित और अनाश्रित, आश्रित का मतलब ही हल होता है और अनाश्रित भी वही होगा जो हल होता है। लेकिन आश्रित में सेम होता है, अनाश्रित में सेम नहीं होता है। तो सेम हल किसका होता है, तो संपाती का। तो इसका मतलब ये बराबर होगा, रेखा संपाती होगा, और इसी का आपने याद यहाँ पे लिखे थे, ये क्या होगा हमारा आश्रित होगा। सेम आंसर आता है, अनेक हल होगा, सब बराबरी आता है। तो वहां पे क्या होता है हमारा, सॉरी सब बराबर नहीं होगा, वहां पे अनेक हल होगा, एक दूसरे पे निर्भर करता है। तो उसको जब अनेक हल होगा, जब रेखा एक ही पर होता है, अनेक बार रेखा कट करती है तो उसको कहते हैं आश्रित। अब जब रेखा एक ही बार कट करते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग अनाश्रित। तो एक इसमें रेखा अनेक बार कट रहा है तो ये कैसा इक्वेशन होगा, आश्रित होगा।
x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। यहाँ भी आश्रित, अनाश्रित, समान, ये 4। अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में समीकरण दिया हुआ है, दो जोड़ा में x प्लस वाई है। अगर आप इसको व्यापक फॉर्म में बदल लेंगे तो आपको यहाँ से x प्लस वाई और माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बदल दीजिए, -1 इक्वल टू 0। फिर आपसे वही पूछ रहा है, आश्रित, अनाश्रित, असंगत, संगत, समान, ये सब पूछ रहा है। भाई ये सब बताने के लिए तो हमें अनुपात मालूम होना चाहिए, फटाक से हम अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर a1 बट्टा a2 निकालिएगा तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 बट्टा 1। b1 बट्टा b2 आप निकालने जाइएगा तो यहाँ पर +1 है और यहाँ पर क्या है, -1। और c1 बट्टा c2 निकालिएगा तो माइनस का 5 आएगा ये, और माइनस का 1, ये दोनों कट जाएगा 5। आप देख रहे हैं कोई भी बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस में आ रहा है, यहाँ पे एक माइनस में है और ये 5 है, तो एक भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है तो रेखा क्या होगा, समांतर। कितना बार कट करेगा, एक बार। जब एक बार कट करता है तो उसी को क्या कहते हैं, अनाश्रित। जब एक बार कट करेगा तो अनाश्रित, जब रेखा अनेक बार कट करेगा तो आश्रित होगा। आइए तीसरा सवाल को देखते हैं। यहाँ भी दो चर इक्वेशन दिया गया और इससे पूछ रहा है कितना हल होगा। केवल एक हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं। तो यहाँ हल पूछ रहा है तो भाई हल भी पूछेगा तो वही काम करना है, हमें निकालना होगा अनुपात ही। 4 सवाल का एक ही काम करना है। अगर हमसे रेखाएं पूछे, अगर हमसे संगत असंगत पूछे, हमें पूछे कितना हल होगा, या हमें पूछे आश्रित होगा या अनाश्रित, हमें सिर्फ याद कर निकालना है उसके लिए उसके गणनांकों का अनुपात। जब इसका अनुपात निकालिएगा तो a1 बट्टा a2 देखिएगा, ये व्यापक फॉर्मूले, इसको बदल लीजिएगा तो 3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0, 6x प्लस 4y और माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब अनुपात निकालिए तो 3 बट्टा 6 a1 बट्टा a2 कट जाएगा तो ये कितना होगा, 1 बट्टा 2। अगर आप b1 बट्टा b2 निकालने जाते हैं तो ये 2 बट्टा 4 कट जाएगा तो कितना होगा, 1 बट्टा 2। अगर आप c1 बट्टा c2 निकालने जाते हैं तो -8 बट्टा माइनस का 16 काट दीजिएगा तो कितना होगा, 1 बट्टा 2। तीनों बराबर है और जब तीनों बराबर होता है तो रेखाएं कैसा होता है, संपाती। और ऐसी स्थिति में कितना बार मिल रहा है, अनेक बार, तो कितना हल होगा, अनेक हल होगा। तो ऐसे ही सवाल सब और देखने को मिलेगा और सवाल देखने के लिए और मुलाकातें जरूरी है। एक ही मुलाकात में सारी बातें नहीं हो पाएगी, क्लास बड़ी हो सकता है। तो हम अब दूसरे पार्ट में आगे की बात को समझेंगे और दूसरे पार्ट में ही लगभग खत्म हो जाएगा मुख्य बातें, जहां से हमें सवाल बन सकता है वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे ही सवाल जो है आता है और अभी तक में ही आपको किसी से एक सवाल जो है वो बन जाएगा। और उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिए, अच्छा रहेगा। सीखते रहिए, समझते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और भी आगे की एपिसोड आएगा तो
हमारे साथ बने रहिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।